आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अच्छे तरीके से समझा दिया। आज के इस सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा ही ज़बरदस्त कंसेप्ट यूज़ करेंगे और मज़े की बात यह है कि मैक्सिमम लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं। प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक जानकारी, नॉलेज इन सेक्शंस की यूजुअली लोगों को नहीं होती, ऐसा मैंने कई बारी देखा है। लेकिन आपकी नॉलेज यहाँ पर मैं बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड करने वाला हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बातें मैं बहुत डिटेल में एक एक वर्ड यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा, इसके लिए आपने ध्यान से सुनना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल 6 सेक्शन हैं, उन पर आपने एक्सपर्टीज लेनी है। सेक्शन 6 कौन से सेक्शन है? सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 31। तो कौन कौन से सेक्शंस में कवर है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? हम पहले एक लिस्ट बना लें ताकि एक एक सेक्शन क्या कह रहा है इस बात को हम कॉम्प्रीहेंड करें, कंसेप्ट क्लियर करें। तो डिफरेंट सेक्शंस जो इन्वॉल्व हैं, आइए सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 31। सेक्शन 31 डिफाइन करता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट किस डेफिनेशन में पढ़ा बताइए जरा। आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज एच। सेक्शन 2 क्लोज एच डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इन लाइक मैनर शाबाश, आप ध्यान देंगे, सेक्शन 31 डिफाइंस द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसकी हमें आनी चाहिए। पहले तो मीनिंग में ही कंफ्यूजन है इसकी, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, और जो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं वो वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम इसे सीखेंगे, फिर मैं आपको वेजर का मतलब बताऊंगा सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, और वो सब काम खत्म करने के बाद फिर हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजर में डिफरेंस करेंगे। सेक्शन 31 क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है। सेक्शन 32 नोट करेंगे। happening of uncertain future event। सेक्शन 3 करेंगे दोस्तों। सेक्शन लर्न करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, या तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हाथ ही मत लगाओ, या तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप हाथ ही मत लगाइए, इसको छुओ ही मत। अगर जो इसे पढ़ने बैठे हो तो बहुत पेशेंस के साथ एक एक शब्द सुनना होगा। अब जो सेक्शन 31 से 36 हैं, हर एक सेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सारे सेक्शन ऊपर से पढ़ने से एक जैसे लगते हैं, इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं।
सेक्शन 33, तो एक बारी तो पहला आपका ये काम है, पहले इन सभी सेक्शंस को ही लर्न करिए, इनके सेक्शंस की हेडिंग्स याद कीजिए। तो सेक्शन 33 इज नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। शाबाश। सेक्शन 34 की बात हम करेंगे। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। आप नोट करेंगे बेटा, खाली नहीं बैठेंगे, एक दूसरे की शक्लें नहीं देखेंगे आप। आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो और मैं देख नहीं रहा। शायद आपको पता नहीं है कि आपके क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, तो इसीलिए संभल कर बैठना। सेक्शन 35 की बात हम करेंगे। 31 में डेफिनेशन ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, 32 में हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, सेक्शन 33 नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, और 34 में पढ़ेंगे फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अभी आपको इसमें 0% समझ में आ रहा होगा बात कि क्या कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। हमने अब तक सिर्फ इतनी सी बात सुनी है कि आज सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हैं, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 31 टू 36 यूज होते हैं, और 31 टू 36 की हेडिंग्स क्या हैं, अभी तक इतना काम हम कर रहे हैं। आइए आगे सारे सेक्शंस की 34, 35 और 36 को हम देखेंगे। कि 34 तो हमने देखा फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, दो सिचुएशंस हैं, ये बात याद रखना। 35 के अंदर दो सिचुएशन है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर इवेंट within a fixed time। ये इसकी हेडिंग है। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 36। और जब हम ये सभी सेक्शंस कर लेंगे तो मैं बहुत जबरदस्त काम करूंगा। आई विल एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन सेक्शन 36 एंड सेक्शन 56। हमारे पंजाबी में बोलते हैं नॉलेज के फट्टे चक देंगे। जिस माई के लाल को सेक्शंस इंटरलिंक करने आ गए, उसकी नॉलेज बहुत लाजवाब होती है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है जो ला के प्रोविजंस को लिंक करके किसी सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन कर दे। तो आप ऐसे पावरफुल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको सेक्शंस की इंटरलिंक करने की कला आनी चाहिए। मैं इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला हूं, लेकिन आपको ये कला अपने अंदर जागृत करनी होगी। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट हैं, किसी भी एल की सोनी पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। हाँ, मैं आपको उस कला का प्रदर्शन कर सकता हूं, लेकिन सही मायने में दोस्तों, आप जब इंटरेस्ट लेंगे ला के अंदर, डिफरेंट केस स्टडीज करेंगे,
डिफरेंट प्रोफेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो ये कला आपके अंदर जागृत होगी। और जिस दिन ये कला आपके अंदर जागृत हो जाएगी ना, उस दिन आप जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये आपको एल के सोनी की गारंटी है। तो सेक्शन 36 की सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इसमें। और याद करिएगा, सेक्शन 56 में भी हमने इम्पॉसिबिलिटी की बात की थी। इम्पॉसिबल इवेंट्स की हम बात करेंगे। तो क्रक्स ऑफ दिस सेशन क्या रहेगा, यानी क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक क्या रहेगा? तो इस टॉपिक का जो क्रक्स होगा वो मैं आपको सेक्शन 56 और 36 का लिंक क्रिएट करके बताऊंगा। दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 56 वर्सेस सेक्शन 36। शाबाश। तो ये सेक्शन लिस्ट है। 31 तो डेफिनेशन है, ये बात तो कंफर्म है। सेक्शन 31 क्या है? डेफिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो डेफिनेशन है। अगर 31 समझ में नहीं आया ना, तो ये सारे सेक्शन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या क्या कहानी है ये। फिर 32 में हैपनिंग की बात करी है, 33 में नॉन हैपनिंग की बात करी है। 32 और 33, 32 क्या करता है? हैपनिंग की बात करता है, और 33 नॉन हैपनिंग की बात करता है। किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर इवेंट मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है। क्या आपको पता है? आपको पता लग जाए, अगर आपको ये कला आ जाए तो जिंदगी में मजा नहीं आ जाए। भारत में 70% लोग अखबार खोलते ही सबसे पहले देखते हैं कि राशिफल क्या है। क्या जानना चाहते हैं? फ्यूचर से। और इंडिया में एक बहुत महान संत हुए हैं, हजूर संत कबीर जी, जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। उन्होंने इन ज्योतिषियों के फट्टे चक दिए। बोलते हैं कि ये जो लोगों को इन्होंने भरमा रखा है, फ्यूचर बताते हैं, फ्यूचर टेलर अपने आप को क्लेम करते हैं, कि जब ये दूसरों के शादियों के ना वो पत्राचार क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मिलाते हैं, कुछ पतरा वतरा मिलाते हैं। तो कबीर साहब एक व्यंग्य करते हैं कि ए ज्योतिषी, क्या तूने अपनी बेटी का पतरा नहीं मिलाया था? किसी ज्योतिषी की जवान बेटी विधवा हो जाती है। अब ज्योतिषी जब दूसरों की बेटियों के पतरे मिलाता है, तो क्या उसने खुद की बेटी का पतरा नहीं मिलाया था? फ्यूचर इज अनसर्टेन। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई माइका लाल फ्यूचर नहीं बता सकता, कोई माइका लाल ज्योतिषी फ्यूचर नहीं बता सकता। तो क्या ज्योतिष शास्त्र बेकार है? अरे भाई, बेकार नहीं है, बहुत अच्छा है। भारत में तो लाखों लोगों का रोजगार है ये, तो बेकार कैसे हो सकता है? मैं बेकार नहीं कह रहा। थोड़ा बहुत जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये एक साइंस है, एक कैलकुलेशन है, एक मैथमेटिक्स है। लेकिन ये इतनी माइन्यूट है, ये इतनी बारीक है कि कोई करोड़ों में, करोड़ों के अंदर कोई एक बिरला जानकार होगा जो इस साइंस को एग्जैक्टली यूज करेगा। देखो, आप बच्चे का ना हॉस्पिटल वाले जो टाइम बता देते हैं, किसी सच्चे ज्योतिषी से पूछना, अगर 1 सेकंड का भी डिफरेंस है ना, तो भी उसमें फर्क पड़ जाता है, ग्रहों की चाल में फर्क पड़ जाता है। कोई सच्चे ज्योतिषी से पूछना जो सीक्रेट ऑफ द ट्रेड बताया आपको। और क्या
इंडिया में जो 10 लोगों ने घड़ियां पहन रखी हैं, अगर हम भारत में बात करते हैं, क्या उनकी घड़ी का एक ही समय होगा उस वक्त? सोचने की बात है। 1 सेकंड का भी डिफरेंस है अगर जन्म में, तो ग्रहों की चाल बदल सकती है। इतनी एक्यूरेसी क्या मेंटेन हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी घड़ियां हैं। आप 10 लोगों के मोबाइल फोन चेक कर लीजिए, 10 लोगों की घड़ी चेक कर लीजिए, आपको मैक्सिमम लोगों की टाइम घड़ी में टाइम अलग अलग मिलेगा। तो इसीलिए कोई माइकालाल ज्योतिषी, 99.9% ज्योतिषी सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और वो बहुत कमजोर लोग होते हैं जो इनके झांसे में आते हैं। जिनको खुदा पे विश्वास नहीं है वो इनके झांसे में आते हैं, जिनको ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है वो इनके झांसे में आते हैं। ऊपर वाले ने जो करना है वो सही करना है, हम उसके काम में दखल क्यों दें? क्या इस दुनिया को हमने बनाया, उस ऊपर वाले ने बनाया, और हम भी उसी दुनिया का हिस्सा है ना? तो हमें भी इसका मतलब उस ऊपर वाले ने बनाया, और उसने जो बनाया ना वो ठीक बनाया, जो वो करेगा वो ठीक करेगा। इस एटीट्यूड के साथ कॉन्फिडेंस आता है, कभी सोच के देख लेना। अब हम लॉ के अंदर इस फ्यूचर अनसर्टेनिटी को पढ़ रहे हैं। फ्यूचर इवेंट मतलब भविष्य में जो घटना होगी, भविष्य में जो घटना होगी वो घटना क्या है? आपने देखा कई सेक्शंस में एक वर्ड यूज हुआ, अनसर्टेन अनसर्टेन अनसर्टेन। देखो बेटा, सेक्शन 32 की हेडिंग में भी यूज हुआ अनसर्टेन, अनसर्टेन इवेंट। 33 की लैंग्वेज में भी अनसर्टेनिटी यूज हुई। 34 भी इनडायरेक्ट तरीके से अनसर्टेन वर्ड यूज। फ्यूचर कंडक्ट, एक आदमी का फ्यूचर कंडक्ट क्या होगा, आज से 2 साल के बाद एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे, वो आज अनसर्टेन है, वो आज आप भी नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ। तो 34 भी देखो, 34 ने हालांकि अनसर्टेनिटी वर्ड यूज नहीं किया, सेक्शन 34 ने हालांकि अनसर्टेनिटी वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन अदरवाइज वो अनसर्टेनिटी के बारे में ही तो बोल रहा है। चेक कर लो, फ्यूचर कंडक्ट, फ्यूचर कंडक्ट क्या होगा? आप बोलो नहीं नहीं सर, मैं तो ना दारू वाला फलाना पता नहीं के नाम से मशहूर है, ये उनसे पूछ के आया हूं, वो सही बताता है सर। मैं कहता हूं 99.9%। 0.1% क्यों मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूं? क्योंकि दिस इज बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि किसी को ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती। हो सकता है कोई हो जानकार, बुद्धिमान, विद्वान, लेकिन वो बता सकता है, टाल नहीं सकता। अक्सर दोस्तों जब मैं फ्री होता हूं तो अपनी मदर के पास बैठ के वो रामायण पढ़ती हैं, तो अक्सर मैं उनके पास बैठ जाता हूं। आजकल उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो वो रामायण नहीं पढ़ पाती हैं। आजकल मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था, यंग था, यंग तो मैं अभी भी हूँ खैर, मतलब पहले कुछ बचपन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एक किस्सा आता है रामायण के अंदर कि रामचंद्र जी को वनवास हो गया था, और वो इंडिया के बहुत पावरफुल राजा के बेटे थे। हालांकि वो विष्णु जी के अवतार थे, तो विष्णु जी के अवतार भी थे, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ठीक लिखा होगा। विष्णु जी के वो अवतार थे, सच्चाई है ये, इसमें कोई शक नहीं है। और राजा दशरथ के पुत्र थे, और उनकी शादी होती है सीता से, सीता मैया से। सीता मैया कौन है?
राजा जनक की बेटी सुपुत्री। राजा जनक कौन थे? राजा जनक में दो खास बात थी। एक तो खास बात यह थी कि वो राजा थे, मतलब राजा खास बात था ना, राजा होने के नाते वो वीआईपी थे। दूसरी उनकी खास बात पता है क्या थी? वो एक पहुंचे हुए संत भी थे। वो एक ऐसा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में कि जो राज भोगते वक्त हाईएस्ट ऑर्डर के संत भी थे। रामायण में जिक्र आता है, ये बात रामायण में लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूं। और हमारे धर्म ग्रंथों में जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो सच के सिवा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सच लिखी हुई है बात। ऐसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर के पर्सन की पुत्री सीता, जिसकी शादी विष्णु के अवतार भगवान राम से हुई है, जो राजा दशरथ की पुत्र वधू है। सपोज करो आज के टाइम पे वो हो तो कितनी पावरफुल होगी। राजा दशरथ की बेटी पुत्र वधू और जनक की पुत्री राजा राम के साथ वनवास जंगल में चली जाती है। तो वो सोए पड़े हैं जंगल में, झोपड़ी बना के, तिनकों की लकड़ियों की झोपड़ी बना के, जो महलों में रहते थे झोपड़ी बना के रह रहे हैं वहां पर। और लक्ष्मण जी पत्तों से उनको हवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, बड़े भाई को, बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो पंखा झुलाते झुलाते उनके मन में एक विचार आता है, और जो वो विचार आता है वो विचार अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। वो कहते हैं, सिया राम के कानन जोगू, करन करम प्रधान रह बस लोगू। ये रामायण की एक तुक है जो मुझे बचपन से याद है। इसका मीनिंग में मैं बताऊंगा आपको कि क्या मतलब है, दोबारा से सुन लीजिए। सिया राम के कानन जोगू, कर्म प्रधान रह बस लोगू। अगर आप इंटरप्रिटेशन के महारथी बनना चाहते हैं तो आपको ये कला, एक सोर्स बता रहा हूं, एक वहां से भी आप सीख सकते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको इस कला में एक्सपर्टीज आनी शुरू हो जाएगी। आप रामायण पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है क्योंकि समझने के लिए वो जो हमारे महापुरुष हुए, जो हमारे लिए ये धर्म ग्रंथ लिख कर गए, अब वो क्या मैसेज देना चाहते थे, मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी उठती थी, उठती है, आज भी उठती है। और उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं कई किताबें पढ़ता हूं, जिससे मेरी इंटरप्रिटेशन स्किल इंक्रीज हुई। एक सीक्रेट बता रहा हूं, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। तो क्या तुक बोली लक्ष्मण जी ने, सिया राम के कानन जोगू, करम प्रधान रहे बस लोगू। मतलब सीता और राम के बस की बात क्या है? देखो ये किसके लिए बात बोली जा रही है? जो भगवान के अवतार जिनको हम मानते हैं। कहते सीता राम क्या कानन जोगू, मतलब सीता राम कुछ करने के क्या लायक हैं, ये भी अपने कर्मों के बंधे हुए हैं। यानी जो इन्होंने, ये भी अपने किस्मत को भोग रहे हैं, ये भी, इनको भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी से ये बच नहीं पाए। एक जगह और कहते हैं, कर्म प्रधान जगत रच राखा, जो तिस किए सो ही फल चाखा। कि ये जो दुनिया है ये कर्म के सिद्धांत पर काम करती है। और लॉर्ड कृष्णा में भी ने भी भगवत गीता में यही लिखा कि जैसा फल तू, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल तू भोगेगा। तो फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी। लक्ष्मण जी वहां अफसोस करते, देखो किस्मत की अनसर्टेनिटी देखो, कि किसने ये सोचा था जब राम और सीता की शादी हुई थी और उनको जंगल में रहकर फकीरों की तरह झोपड़ियों में रहना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन सेक्शन 34 की बात हम कर रहे हैं। तो सेक्शन 34 में
भी अनसर्टेनिटी सेंस यूज की गई है, एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो इस टॉपिक को पूरा फुली पढ़ो, एक एक कोमा भी इसका पढ़ना है, एक एक कोमा भी लॉजिकली एक्सप्लेन मैं करूंगा आपको इसका। 32, 33 और 35 में कोई अंतर नहीं है। आप हेडिंग में ही, पहले मैं इसकी हेडिंग ही समझा रहा हूं आपको बेटा, कि हेडिंग को ही समझो। सेक्शंस की तो हम बखियां उकेड़ेंगे रख के ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन मैं सेक्शन 32, 33 और 35 के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पर आप कहीं इक्वेशन सी बना लीजिए एक, ताकि बाद में आप इस चीज को एनालिसिस कर पाए, आपके एनालिसिस करने में ये चीज हेल्प करे। तो एक तरफ तो आप रखना, एक तरफ तो आप अपने पेज के रखना, जब सारे अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, समझ लोगे, तो पेज की एक तरफ तो सेक्शन 32 को रखना और सोचना कि सेक्शन 32 क्या कहता है। आप पाओगे कि सेक्शन 32 हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बात करता है। आप सेक्शन 33 को याद करना, रिकॉल करना और सोचना कि क्या कहता है ये। आप पाओगे सेक्शन 33 नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बात करता है। सेक्शन 32 हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट की बात कर रहा है, 33 नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट की बात कर रहा है। जब हम 32 और 33 को, इन दोनों को सेक्शन 35 के साथ कंपेयर करते हैं, तो सेक्शन 35 क्या कह रहा है? सेक्शन 35 हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों की बात कर रहा है। 32, 33 में नो टाइम फ्रेम इज गिवन, नो टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट is given, whereas in section 35 time limit is given. This is the basic difference. There is no new idea of section 35. Section 35 is not putting any new idea. The only difference between section 35 and section 32 and 33, if you make analysis of all these sections, you'll find in section 35 there is a time limit and no such time limit is given in section 32 and section 33. आप एक बारी दोबारा से, शाबाश। मैं तो सिर्फ अभी हेडिंग बता रहा हूं ना, मैंने अभी मतलब बताया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, ना मैंने अभी तो सिर्फ मैं लिटरली वर्ड्स को समझा रहा हूं कि क्या क्या हेडिंग्स हैं इनकी। अभी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सी भी एक्सप्लेन नहीं किया अभी आपको, अभी तो सिर्फ हेडिंग्स को ही समझा रहा हूं। जब मैं इतनी गहराई से हेडिंग्स तक समझा रहा हूं, तो आप इस बात से एनालिसिस कर लीजिए कि सेक्शंस को मैं कितनी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो सेक्शन 35 को हम यहां एनालिसिस करने वाले हैं। क्या कहता है सेक्शन 35? पहले देखो, बात कर रहा है हैपनिंग। पहले किस चीज की बात कर रहा है? हैपनिंग की बात कर रहा है, हैपनिंग। फिर बात कर रहा है नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। और सेक्शन 36 में भी इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात हुई है कि ऐसे इवेंट्स जो इम्पॉसिबल हैं। डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे जब हम सभी सेक्शंस पढ़ेंगे। तो आगे के सेशन में मैं आपके साथ सेक्शन 31 से हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करेंगे।
तो आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या कंसेप्ट है, क्या आइडिया है, और वेजर के साथ ये कैसे अलग होते हैं। क्या वेजर और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक चीज है? एक चीज नहीं है बेटा। देखो, कंटीजेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और वेजर को एग्रीमेंट कहते हैं, क्योंकि वेजर एग्रीमेंट वॉइड है। वेजर एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, यानी वेजर एग्रीमेंट का कभी लीगल इफेक्ट नहीं आएगा। और जिस चीज को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, ये पहले भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आया हूं कि जिस रिलेशनशिप को तुमने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, लॉ में उसकी पहचान है, लॉ में उसकी वैलिडिटी है, उसका लीगल इफेक्ट होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है।